students. In my previous lecture, I taught you about the various property of transition metal complexes, like their complex formation, their ionization energy, their atomic radii, their ionic radii, and so on. Our today's topic of discussion is magnetic properties of transition metal complexes. Magnetic properties of transition metal complexes. इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूले को डिराइव करने के कैसे करेंगे, देन एलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इतने ही हमारी प्रॉपर्टीज होंगी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंड फेरिक। तो जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकते हैं, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरिमैग्नेटिक। तो जब भी हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। कोई भी ट्रांजिशन मेटल या तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, या डायमैग्नेटिक, या फेरोमैग्नेटिक, या एंटी फेरो या फेरिमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता क्या है? जैसे हम हमेशा से सुनते आए हैं अपनी प्रीवियस क्लास में +1, +2 या बीएससी फर्स्ट ईयर में कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारा सब्सटेंस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब है जो वीकली अट्रैक्टेड हो बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मेरा कोई मैग्नेट है, अगर इसके अंदर कोई ट्रांजिशन मेटल एटम मैंने रखा तो ट्रांजिशन मेटल एटम अगर वीकली अट्रैक्टेड हो रहा है टुवर्ड्स दी मैग्नेट, साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल है, अगर ये वीकली अट्रैक्टेड हो रहा है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ मैग्नेट की तरफ, मैं सिंपली कह लो अगर मैग्नेट में ये वीकली अट्रैक्टेड हो रहा है देन दिस इज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। हाँ, जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? या हम ये कहेंगे फेरोमैग्नेटिक वो उतना ही ज्यादा होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो पैरामैग्नेटिक आर दी सब्सटेंसेस और दी these are the transition metals. They shows the paramagnetism behavior when they are weakly attracted by the external magnetic field. अगर external magnetic field से weakly attracted हो रहे हैं तो वो हमारे paramagnetic substances होंगे। Okay. Next is diamagnetic. Diamagnetic substances क्या होंगे? If they are weakly repelled by the external magnetic field. अगर repulsion वो external magnetic field में फील कर रहे हैं तो वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। तो रिपल्शन हम इसकी इस तरीके से शो करते हैं, रिपल्शन फील कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से तो डायमैग्नेटिक। जनरली अगर हमारा ट्रांजिशन मेटल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो डायमैग्नेटिज्म बिहेवियर को शो करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखो अब मैंने पैरामैग्नेटिक में बोला दे आर वीकली अट्रैक्टेड एंड डायमैग्नेटिक में बोला दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी ट्रांजिशन मेटल एटम का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तब हम उसको कहेंगे कि वो फेरोमैग्नेटिज्म फिनोमेना शो कर रहा है और ऐसे सब्सटेंसेस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। और पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो और जैसे हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड
एंड मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद भी उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर रिटेन रहे, परमानेंट मैग्नेटाइज्ड वो हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलेंगे। तो देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सप्लेन हम इस तरीके से करेंगे कि जो भी हमारे मेटल आयंस हैं, ट्रांजिशन मेटल आयंस के आयंस को अगर हम ले, ट्रांजिशन मेटल आयंस जो है या एटम्स को ले, एटम जो एटम है वो एक अलाइनमेंट उनको में अरेंज है, रैंडमली अरेंज होती है, उनकी कोई पर्टिकुलर अलाइनमेंट नहीं होगी, वो उनको डोमिनोन्स बोलते हैं। तो जैसे देखो ये हमारे डिफरेंट डोमेन्स, डोमेन्स बोलते हैं उनको, ये रैंडमली डोमेन्स ओरिएंटेड है जब हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अप्लाई नहीं किया, राइट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। लेकिन जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो ये जो डोमेन्स हैं ये क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अपनी अरेंजमेंट दे देंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही, जैसे ये मैग्नेट है, मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये जो मेटल डोमेन्स हैं ये इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या होंगे, फेरोमैग्नेटिज्म को शो करेंगे, और ये फेरोमैग्नेटिज्म फिनोमेना को शो करेंगे, और फिर सब्सटेंस क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेटल आयंस हैं हमारे, वो टाइनी डोमेन्स का मतलब क्या है, टाइनी मैग्नेट की तरह काम करेंगे, की तरह एक्ट करते हैं जो हमारे मेटल आयंस होंगे, दीज आर द डोमेन्स। अगर हम किसी भी इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये पर्टिकुलर अपनी ओरिएंटेशन को अडॉप्ट कर देंगे। अगर वो ओरिएंटेशन इस तरीके से है, कहने का मतलब लीनियरली एक ही डायरेक्शन में हमारे मेटल डोमेन्स अरेंज हैं, तो हम उन सब्सटेंसेस को बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगर ये मेटल आयंस या हम कहते हैं एटम्स या हम डोमेन्स कहते हैं, जिनको हमने टाइनी मैग्नेट्स बोला है, अगर ये डोमेन्स जो है सेम डायरेक्शन में अरेंज नहीं है, कुछ पैरेलली अरेंज है, कुछ एंटी पैरेलल अरेंज है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। जैसे कि देखो इसमें ये सेम ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है सारे के सारे डोमेन्स। अगर ये डोमेन्स कुछ ऐसे अरेंज हो, पैरेलल है, नेक्स्ट रो में एंटी पैरेलल, इस तरीके से, तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो जाएंगे। इनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो जीरो हो जाएगी, एक दूसरे को वो कैंसिल करेंगी, क्योंकि कुछ डोमेन्स जो हैं सेम डायरेक्शन में ओरिएंट है, फिर नेक्स्ट रो में हमारे डोमेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं, तो जो इनकी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या होंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करेंगे, और फिनोमेना एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करेंगे, और सब्सटेंसेस एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे। नेक्स्ट इज फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस क्या होंगे, जो फेरोमैग्नेटिक से कम अट्रैक्टेड हो टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो डोमेन्स की अरेंजमेंट होगी वो एक दूसरे को ना ही तो कैंसिल करेगी और ना ही सेम डायरेक्शन में वो सबके सब अरेंज होंगी। तो डोमेन्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो सकती है, जैसे मान लो फर्स्ट टू रोज के अंदर वो सेम डायरेक्शन में अरेंज्ड है, थर्ड रो में ऑपोजिट अलाइनमेंट हो गई, फिर सेम डायरेक्शन में फिर ऑपोजिट अलाइनमेंट। तो कुछ इस तरीके से अगर हमारी अरेंजमेंट बन रही है डोमेन्स की सब्सटेंसेस के अंदर, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलेंगे। क्लियर। तो जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, आपको आपकी बुक में एग्जांपल्स दिए होंगे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, आप उसको देख सकते हो। जैसे फेरो के आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, आयरन ऑक्साइड, आयरन की जो एग्जांपल्स है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर आएंगे। और जैसे जैसे हम सीरीज के अंदर मूव करेंगे मिडल आफ्टर मिडल, आयरन के बाद एंड कॉपर जिंक की तरफ जाएंगे, तो हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे,
कम होते जाएंगे, तो वो जो सब्सटेंस है हमारा वो डायमैग्नेटिक की तरफ मूव होता जाएगा। तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो सब्सटेंस हमारे क्या होंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम ट्रांजिशन मेटल आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंगनीज के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल हम बोल सकते हैं। जैसे मैंगनीज ऑक्साइड है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, और FeO आयरन ऑक्साइड हो गया, MnO2 हो गया, तो ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। उसी तरीके से तो इसके एग्जांपल्स, हाँ मतलब कि आप बोल सकते हो जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे ज्यादा हो तो उस तरीके से हमारा मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता रहता है। तो आयरन, अगर सिंपल हम आयरन को कंसिडर करें, आयरन फेरोमैग्नेटिक का ही एग्जांपल होगा। हाँ, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल्स लिखवाए थे जिसके अंदर इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो रही है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर, वो एंटी फेरोमैग्नेटिक फिनोमिना के अंदर आएंगे, वो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे जो मैंने एग्जांपल अभी आपको लिखवाए थे। जैसे MnO2 ऑलवेज के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है ऑक्सीजन के अंदर, तो इस वजह से इसकी जो अलाइनमेंट होगी इस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर को ये कॉम्प्लेक्स शो करेगा। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स में MnO2 की अगर मैं बात करूं तो ये भी एंटी फेरोमैग्नेटिक, FeO क्या है, ये भी एंटी फेरोमैग्नेटिक फिनोमेना शो करेगा। फेरोमैग्नेटिक में जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड जर्मेनियम में सबसे ज्यादा है। सिंपल आयरन की बात करूं, इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे हमारा। कोबाल्ट की बात करूं, क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये आपको इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है, ये आपको जो कुछ पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको एग्जांपल एज सच लर्न करने पड़ेंगे। तो ये है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, एक टेम्परेचर है उसका नाम क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, एंड दूसरा टेम्परेचर इज नील टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर एंड नील टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर क्यूरी टेम्परेचर के बारे में आपकी बुक में मेंशन है। जो क्यूरी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर जितने भी हमारे फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक या फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, अगर हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे सबके सब सब्सटेंसेस जो है वो पैरामैग्नेटिक के अंदर चले जाएंगे, चेंज हो जाएंगे एट हाई टेम्परेचर। तो फेरो, एंटी फेरो एंड फेरीमैग्नेटिक substances changes into paramagnetic substances at certain high temperature, and that temperature is known as Curie temperature. तो Curie temperature पे ये है हमारा क्या, Curie temperature। Curie temperature पे क्या है, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो एंड फेरीमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं ये हमारे किस पे चले जाएंगे, चेंज हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में चेंज हो जाएंगे। तो आपको ये टेम्परेचर याद होना चाहिए। क्यूरी टेम्परेचर नियरली अबाउट 850 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई टेम्परेचर है। 850 डिग्री सेल्सियस को हम क्यूरी टेम्परेचर मानकर चलते हैं इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को मैग्नेटिक बिहेवियर इनको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस टेम्परेचर पे वो पैरामैग्नेटिक पे चेंज होंगे, तो वो क्यूरी टेम्परेचर पर चेंज होगा। क्यूरी टेम्परेचर हम 850 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्यों है, क्यों चेंज हो रहे हैं एट दिस हाई टेम्परेचर, तो इट मे बी ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ देयर स्पिन। तो स्पिन की जो रैंडम और स्पिन हमारे यहाँ पर जैसे हमारे अलाइंड है, इनकी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो मे बी इनका जो स्पिन है वो क्या हो जाए, रैंडम हो जाए, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में रैंडमली अरेंज है, तो इस वजह से वो किसमें चेंज हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में चेंज हो जाएंगे। हाँ, अगर हम टेम्परेचर 850 से अबव टेम्परेचर अप्लाई करें, अबव 850 क्या होगा, अबव 850 जितने भी सब्सटेंसेस होंगे वो सबके सब अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देंगे, वो नॉन मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे अगर हम हाई टेम्परेचर पर उसको सब्जेक्ट करवाएंगे अपने ट्रांजिशन मेटल एटम को, ठीक है। दिस अगेन मे बी ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ देयर स्पिन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम इनकी ट्रांजिशन मेटल एटम्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज to deduce the formula of magnetic moment of the transition metal atoms। तो ये फॉर्मूला वैसे हमने अपनी
क्लास में भी रिड्यूस करना सीखा था मैग्नेटिक मोमेंट को, तो एक आपके लिए रिविजन ही होगी, आप लोगों को मालूम भी होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है दिस इज ड्यू टू टू मोशंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक तो स्पिन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन की वजह से, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ऑर्बिटल मोशन हो रहा है। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक तो उसका रिवॉल्वेशन की वजह से ऑर्बिटल मोशन होगा, और दूसरा इस इलेक्ट्रॉन का वो क्या शो करेगा, स्पिन, अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन करेगा, ठीक है। तो दो डिफरेंट मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट भी है वो टू टाइप्स की होगी, एक तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होगी और एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगी। दिस इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट भी हमारी म्यू के बराबर होगी। स्पिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहा है, ठीक है, स्पिनिंग मोशन की वजह से अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहा है, और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस वजह से ऑर्बिटल मोशन होगी। लेकिन ट्रांजिशन मेटल एटम्स के अंदर क्या हो रहा है, इसकी ऑर्बिटल जो मोशन है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रही है वो जीरो हो जाती है। ट्रांजिशन मेटल एटम्स के अंदर म्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो जीरो क्यों होगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ट्रांजिशन मेटल आयंस की ऑर्बिटल मोशन क्विंच्ड हो रही है। क्विंच मतलब वो जीरो हो रही है। जीरो क्यों हो रही है, क्योंकि ऑर्बिट के अंदर काफी सारे मेटल आयंस जो है हमारे एक तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनके बीच में आपस में क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है। स्टेरिक हिंड्रेंस और एक दूसरे के मोशन को वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अराउंड अगर मैं आयरन के आयंस को लूं, ठीक है, आयरन मेटल एटम की बात करूं, तो ऐसे बहुत सारे मेरे दूसरे आयरन के मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे मान लो मैंने पर्टिकुलर इसी इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करना है, ठीक है, तो उस मेटल ट्रांजिशन मेटल एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो जो दूसरे न्यूक्लियाई होंगे उनका ऑर्बिटल मोशन क्या होगा, इसके ऑर्बिटल, इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन को क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा मूवमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यहाँ से क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस फील हो रही है, तो इसका ऑर्बिटल मोशन क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो हम इसी फिनोमेना को बोलते हैं क्विंचिंग होना, कि जो ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो सराउंडिंग न्यूक्लियाई के एटम के इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके ऑर्बिटल मोशन में रिस्ट्रिक्शन आ जाना, हम इसी को बोल रहे हैं क्विंचिंग होना। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन है वो क्या हो जाएगा, क्विंच हो जाएगा। तो इस वजह से हम उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी हम इसको जीरो लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारी फॉर्मूला के अंदर हम रिड्यूस करेंगे वो किस मोशन से होगी, वो सिर्फ न्यूक्लियर जो ये इलेक्ट्रॉन है अपने स्पिन पर जो अपने एक्सिस पर जो स्पिन कर रहा है, स्पिन ओनली मोशन जो हो रहा है उसकी वजह से जो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट इस फॉर्मूला के अंदर आएगी, ठीक है। तो म्यू एल हमारी क्या हो जाएगी, क्विंच हो जाएगी। क्विंच क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो सराउंडिंग एटम्स होंगे उनकी न्यूक्लियाई क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन को रिस्ट्रिक्ट करवाएंगे, हिंड्रेंस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो जो नेट म्यू है, नेट म्यू इज इक्वल्स टू म्यू एस। क्लियर। अब म्यू एल की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आ रही थी मालूम है L+1 थी, इसकी वजह से जो हमारी नेट मैग्नेटिक जीरो हो गई, और इसकी वजह से जो हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या होगी, S+1। क्लियर। और हमें मालूम है कि S की वैल्यू क्या होती है स्पिन की, दैट इज हाफ। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं इसकी, इसका फॉर्मूला म्यू इसका है 2s S+1, ठीक है। तो प्लस हाफ हो सकती है या वो माइनस हाफ हो सकती है। तो हम s को यहाँ पर सिर्फ हाफ ही कंसिडर करके चलेंगे, और जो म्यू की वैल्यू होगी, यूनिट होगी, दैट इज बोर मैग्नेटॉन। इसको हम बोर मैग्नेटॉन के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो 2 है इसकी वैल्यू पुट करें s की हाफ +1, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो दिस इज फॉर वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। उसी तरीके से स्पिन मोशन में बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहे होंगे, तो उनके लिए हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे n। देन ये क्या हो जाएगा, n/2 n/2 +1। तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा n
n प्लस 1। तो ये इसकी हो जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन की, राइट। सॉरी ये 2 है, n प्लस 2, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे? हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो कितने टाइप के मोशन शो कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड स्पिन मोशन वो अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रहा है, उसकी वजह से स्पिन। तो उसी इन दो मोशन की वजह से हमारे दो टाइप की मैग्नेटिक मोमेंट आएंगी, एक मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ऑन द मोशन एंड दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। और जो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन है वो हमारी जीरो हो जाएगी, क्विंच हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस न्यूक्लियाई के अराउंड दूसरे एटम के न्यूक्लियाई भी रिवॉल्व कर रहे हैं जो कि उस इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इस वजह से म्यू एल हमारी जीरो हो जाएगी और जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बचेगी वो किसकी वजह से होगी, हमारी स्पिन ऑन दी मैग्नेटिक मोमेंट होगी। स्पिन ऑन दी मैग्नेटिक मोमेंट हम इस फॉर्मूले से रिड्यूस, इस फॉर्मूले से हम स्पिन ऑन दी मैग्नेटिक मोमेंट देते हैं 2√s+1 से, ठीक है। अगर मैं s की वैल्यू पुट करूं, स्पिन की वैल्यू क्या होती है, हाफ। मैंने यहाँ पर स्पिन की वैल्यू हाफ पुट की, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसकी स्पिन ऑन की वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज n/2। और इसको जब सॉल्व किया n+2 इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकल कर आएगा। और जो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है, हम मैग्नेटिक मोमेंट को किसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं, n+2, ये हो गया Vm, बोर मैग्नेटिक मोमेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक मोमेंट ट्रांजिशन मेटल आयंस की डिड्यूस करेंगे। क्लियर? अब देखो इसका बेनिफिट क्या है इस हमारे फॉर्मूले का। अगर हमें ट्रांजिशन मेटल आयन के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता है, तो n यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता है तो हम उसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में आपको पूछते हैं कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टाइटेनियम +2 आयन। तो मान लो टाइटेनियम +2 की अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए बोले तो Ti+2, तो कैसे, फॉर्मूला सेम, n+2। तो सबसे पहले टाइटेनियम में कितने एटॉमिक नंबर, 22, राइट। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने होंगे टाइटेनियम में, आर्गन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 18, 4s2, 3d2, राइट। अब मैंने +2 बोला है टाइटेनियम का, तो +2 में क्या हो जाएगा, आर्गन 18, 3d2। तो टाइटेनियम +2 की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर, 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 हो गए। अब मैं इस फॉर्मूले में इसको पुट करूं म्यू की वैल्यू निकालने के लिए, n+2 √Vm, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2। तो ये हो गया हमारा √8। हम इसको कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा नंबर ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 2.82, ठीक है, म्यू की वैल्यू। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है मेटल आयन, अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता है तो हम उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन मेटल आयंस की मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? जस्ट ओके, नेक्स्ट इज द टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये हमें मालूम ही है कि ट्रांजिशन मेटल आयंस जो होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों करते हैं। यही फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर क्या है, डी सबशेल उनकी पार्शियली फिल्ड है, दे कैन अकोमोडेट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ अ लिगेंड, ठीक है। तो लिगेंड के साथ वो बॉन्डिंग बना सकते हैं, तो इसलिए वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। दूसरा, इनके कॉम्प्लेक्स स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे ट्रांजिशन मेटल आयन का साइज जो है वो कम होता जाएगा, उसके ऊपर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, तो इनकमिंग लिगेंड को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इसी वजह से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो हमारे स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका चार्ज हाई होता है, उनकी साइज जो है वो स्मॉल होता है
और मेटल जो लिगेंड आयन है वो उसको आसानी से अकोमोडेट कर लेते हैं क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से वो हमारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल आयन। नेक्स्ट इज द ट्रांजिशन कंपाउंड फॉर्मेशन। तो ट्रांजिशन कंपाउंड्स को कैसे बनाते हैं? देखो जो ट्रांजिशन मेटल आयन्स हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को कैसे बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कि हम ये कहते हैं कि उनमें वॉइड्स होती है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल आयन इस तरीके से अरेंज है, उनके अंदर ये क्या है? वॉइड्स प्रेजेंट है। तो इन वॉइड्स के अंदर वो स्मॉल एलिमेंट्स है जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वो इनको इनकलकेट कर लेते हैं। तो इस वजह से वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं कि एक होस्ट होता है, होस्ट इज हमारा पेरेंट कंपाउंड, वो अपने अंदर किसी स्मॉल एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सके। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है? वॉइड, स्मॉल वेकेंट स्पेसेस प्रेजेंट है। वॉइड्स को हम क्या बोलते हैं? वेकेंट स्पेसेस बोलते हैं। इनके अंदर वेकेंट स्पेसेस प्रेजेंट हैं और इन वेकेंट स्पेसेस के अंदर ये स्मॉल जो एलिमेंट्स हैं जिनका साइज बहुत, एटम्स जो होते हैं, स्मॉल एटम्स, उनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो इस वजह से ये हमारे क्या बना रहे हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना रहे हैं। नेक्स्ट जो इनकी प्रॉपर्टी है दैट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर रही है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया होता है ट्रांजिशन मेटल आयंस का वो ज्यादा होता है। हम ये आपने सरफेस केमिस्ट्री में भी सुना होगा कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतना कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से शो करेगा क्योंकि उनके सरफेस एरिया के ऊपर हम पाउडर्ड फॉर्म में अगर किसी भी जितना ज्यादा इनका सरफेस एरिया होगा उतनी ही बेटर ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को शो कर पाएगा। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजनेशन, जब हम एल्कीन्स की करवाते हैं तो उसके लिए हम कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं? तो निकल कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से हम इनके ऊपर बेटर एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं, राइट। जैसे इनका सरफेस एरिया है, अगर मान लो हमारा ए और बी दो रिएक्टेंट है और हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो इनका सरफेस एरिया यहाँ पर क्या है? ज्यादा है। तो सरफेस एरिया के ऊपर ये एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये दोनों के बीच में क्या हो गया? प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई। एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ से क्या हो गई? डिसॉर्प्शन हो गई। तो इसीलिए हम जो ट्रांजिशन मेटल एटम्स हैं उनको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? जो मैं आपको पहले बता रही थी वो यही बता रही थी कि पाउडर्ड फॉर्म में ट्रांजिशन मेटल्स को हम यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम फाइन पाउडर फॉर्म में लेंगे ट्रांजिशन मेटल आयंस को तो उनका सरफेस एरिया वहां पर क्या होता जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और उनके ऊपर जो एब्जॉर्प्शन होगी हमारी रिएक्टेंट्स की वो आसानी से हो जाएगी और डिसॉर्प्शन भी एज अ प्रोडक्ट जब वो बन जाएंगे तो उनकी डिसॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी? आसानी से बेटर बाइंडिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम उनको एज अ कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर वेकेंट स्पेसेस होती हैं, वो आसानी से होल्ड कर सकते हैं इनकमिंग रिएक्टेंट्स को। तो इस वजह से उनमें कैटालिटिक, तो जैसे मैंने आपको बात बताई थी रेनाइल निकल हम यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए। रेनाइल का यहाँ पर मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना रेनाइल निकल यूज करते हैं। तो रेनाइल निकल का मतलब यहाँ क्या है? पाउडर्ड फॉर्म में हम निकल को यूज कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन के लिए। तो यहाँ पर अब निकल के ऊपर हमारी एल्कीन आएगी। एल्कीन की यहाँ पर क्या होगी? एब्जॉर्प्शन, हाइड्रोजन की हो जाएगी डबल बॉन्ड पर और वो किसमें चेंज हो जाएगा? और किसमें चेंज हो जाएगा? वो एल्कीन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजनेशन में, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम यहाँ पर उसको यूज करेंगे, रेनाइल निकल को यूज करेंगे। और भी एग्जांपल है, जैसे अगर आपको एल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपने ऑर्गेनिक में देखा होगा कि आप कॉपर को यूज कर रहे हैं। तो एल्कोहल को अगर हम एल्डिहाइड के अंदर चेंज करें तो हम यहाँ पर कॉपर एज ए यूज कर रहे हैं। अगर आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन का प्रोसेस सुना होगा, उसके अंदर आप सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवा रहे हो तो उसके लिए आपने वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 एज अ कैटलिस्ट यूज किया होगा बुक के अंदर। जब आपने मैकेनिज्म इसका देखा होगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में उसको चेंज करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जहां पर हम ट्रांजिशन मेटल आयंस को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो वो एग्जाम्पल आप जो भी है, जितने भी है वो बुक में मिला, आपको याद रखने हैं, ठीक है।
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। तो जो आपका ये फर्स्ट पार्ट है ये इतना ही है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। और जो नेक्स्ट जो आपका पार्ट जो चैप्टर के अंदर बचा हुआ है दैट इज कंपैरिजन। जैसे हम 3D ट्रांजिशन मेटल सीरीज को उठाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करेंगे 4D के साथ एंड 5D के साथ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कंपैरिजन को स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज हमारी सेम रहेगी, ये हमने जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी है जितनी भी पढ़ी है अभी तक, और बस इन एक एक प्रॉपर्टी को उठा के हम 3D एंड 4D के साथ उनकी कंपैरिजन करेंगे कि 3D में ज्यादा क्यों है, 4D में कम क्यों है, या 3D में कम क्यों है, 4D में ज्यादा क्यों है, उनकी ट्रांजिशन मेटल आयंस की प्रॉपर्टी। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।